Good morning, students. Welcome back. We will continue our chapter Environment and Natural Resources. In last videos, you have studied about this topic Common but Differentiate Responsibility. यहाँ पर आपने पढ़ा था कि साझी लेकिन अलग उत्तरदायित्व या अलग जिम्मेदारियां। ये चैप्टर आप लोग ये वाला टॉपिक आप कंप्लीट कर चुके लास्ट वीडियोस में। सो लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इंडिया स्टैंड ऑन इन्वायरमेंट इश्यूज। इंडिया कौन कौन से जो इन्वायरमेंट इश्यूज है उन पर स्टैंड करता है, कौन कौन सी, यानी कि इंडिया ने अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसी अपनाई है। दैट आर द मेन पॉइंट दैट यू हैव टू बी डिस्कस इन दी लास्ट वीडियोस। नाउ वी विल कंटिन्यू इन्वायरमेंटल मूवमेंट। यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे अबाउट इन्वायरमेंटल मूवमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट को लेकर बहुत सारे आंदोलन हुए। इन्वायरमेंट का मुद्दा आप लोग जानते हैं कि एक वर्ल्ड लेवल का मुद्दा है जहाँ पर पूरा संसार लगा हुआ है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इन्वायरमेंट को लेकर कई तरह के मूवमेंट किए गए। वी हैव टू बी कैटेगराइज इन 3 पार्ट्स। दैट फर्स्ट इज फॉरेस्ट मूवमेंट, यानी कि वन आंदोलन, वनों से रिलेटेड आंदोलन। एज यू नो दैट फॉरेस्ट आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। दे हैव टू बी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। दे हैव टू बी प्रोवाइड ऑक्सीजन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। फॉरेस्ट मूवमेंट, फॉरेस्ट को लेकर जो मूवमेंट किए गए दैट इज कॉल्ड फॉरेस्ट मूवमेंट। Southern countries like Mexico, Brazil, Malaysia and India witness concern presence under the movement। देखें यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे जो साउथर्न कंट्री हैं जैसे मैक्सिको, ब्राज़ील, मलेशिया और यहाँ तक कि इंडिया जैसे कंट्री भी, मतलब इस तरह के जो मूवमेंट है, वन आंदोलन है, वन आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया और वन आंदोलन चलाए। इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो जब भी हम वन मूवमेंट की बात करते हैं, फॉरेस्ट मूवमेंट की बात करते हैं, तो आप लोग जानते हैं वनों के बारे में जो सबसे लोकप्रिय मूवमेंट है, चिपको मूवमेंट का नाम आपने सुना है, खेजरली मूवमेंट आपने सुना, दैट्स बिलोंग टू राजस्थान। तो दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट मूवमेंट वेयर पीपल हैव टू बी लॉस्ट देयर लाइफ टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज फॉरेस्ट मूवमेंट। फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन हैज़ इंक्रीज दी लास्ट डिकेड। कहते हैं कि ये फॉरेस्ट मूवमेंट क्यों चला है, क्योंकि पिछले कुछ दशकों से हमने नोट किया भाई जो वन है, वनों का विनाश होता जा रहा, दिन प्रतिदिन वन कम होते जा रहे हैं। इस कारण से जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं बहुत सारी, उन्होंने वनों के कटाव के विरोध में यानी कि मूवमेंट किए ताकि इन्वायरमेंट को बचाया जा सके, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। एज यू नो दैट इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में वनों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। नेक्स्ट इज मूवमेंट अगेंस्ट मिनरल इंडस्ट्री। एज यू नो दैट mineral industry also cause environment degradation, so that there are many movement which were against mineral industry। यानी कि जो खनिज उद्योग है, खनिज उद्योगों के खिलाफ भी बहुत सारे आंदोलन किए गए थे। कौन कौन से मूवमेंट थे वो? मिनरल एक्सट्रैक्शन हैज़ कॉज ऑफ लैंड, एयर, वाटर पॉल्यूशन। कहते हैं कि जो मिनरल्स हम लोग माइनिंग करते हैं, खनन करते हैं, क्वेरिंग करते हैं, उत्खनन करते हैं, तो उससे क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में जो लैंड है, एयर है, वाटर है, ये पोल्यूट हो जाता है, एक तरह से दूषित हो जाता है। तो कहीं ना कहीं माइनिंग के खिलाफ भी बहुत सारे एरियाज ऐसे जहाँ पर मूवमेंट किया गया था। इट इज़ आल्सो cause environment degradation, so there are many movements that are related to the mining industry because mining industry is a killer industry। mining industry को हम लोग killer industry के नाम से भी जानते हैं। इसके बहुत सारे लॉसेस होते हैं, बहुत सारे नुकसान होते हैं, काफ़ी सारे यहाँ पर हमें देखने को मिला। मिनरल इंडस्ट्री के बारे में कौन कौन से मूवमेंट चले इसके खिलाफ, इनके बारे में हम ब्रीफली यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। एंड द नेक्स्ट मूवमेंट इज दैट इज रिलेटेड टू एंटी डैम मूवमेंट। डैम को मल्टीपर्पज़ कहा जाता है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहते हैं, बिकॉज ए डैम इज आल्सो यूज फॉर मल्टीपर्पज़। क्योंकि डैम को हम लोग मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, इरिगेशंस के लिए यूज़ किया जाता है, फिशिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पैदा करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डैम्स। एंटी डैम मूवमेंट, यानी कि डैम बने तो डैम के विरोध में भी इंडिया में या वर्ल्ड के अंदर अगर हम बात करें बहुत सारे मूवमेंट चले जो एंटी डैम मूवमेंट के नाम से जाने गए थे, जो डैम के खिलाफ चलाए गए थे। क्योंकि जब डैम बनाए गए तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को भी लॉस हुआ, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला कि जो ट्राइबल पीपल हैं या दोज पीपल हु आर लिविंग इन द एरिया ऑफ डैम, दे हैव टू बी डिस्प्लेस फ्रॉम दिस प्लेस। देयर इज आल्सो प्रॉब्लम दैट दे हैव टू बी फेस, in which we have to be discussion about। first anti-dam movement was in 1980 to surround the Franklin River, ऑस्ट्रेलिया। कहते हैं कि सबसे पहला जो एंटी डैम मूवमेंट चला वो 1980s में चला, टू सरव द फ्रैंकिन रिवर, ऑस्ट्रेलिया। कहते हैं कि फ्रैंकिन जो रिवर है, फ्रैंकिन जो नदी है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर ये मूवमेंट चला था सबसे पहले, जिसे हम लोग एंटी डैम मूवमेंट कहते हैं।
एंटी डैम मूवमेंट, नर्मदा बचाओ। इंडिया की अगर हम कंटेक्स्ट में बात करें तो एंटी जो डैम मूवमेंट है, जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मूवमेंट रहा, दैट इज नर्मदा मूवमेंट। नर्मदा मूवमेंट के बारे में आप लोग जानते हैं, नर्मदा रिवर्स के ऊपर जो सरदार सरोवर डैम बना था गुजरात में, तो वहाँ पर क्या था कि नर्मदा रिवर ये डैम बना, डैम बनने से क्या वहाँ पर बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस कर दिया गया, और कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं, उन्होंने एक मूवमेंट चलाया था। दिस मूवमेंट केम टू बी नोन एज नर्मदा बचाओ मूवमेंट। नर्मदा बचाओ मूवमेंट के नाम से उसको जाना गया था। दैट इज एन एंटी डैम मूवमेंट, डैम के खिलाफ चलाया गया था ये। एक तरह तो पर्यावरणविद थे जो हमारे, उन्होंने डिमांड्स रखी भाई किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो डैम्स होते हैं, डैम्स हमारे डेवलपमेंट में योगदान देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को भी हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और यहाँ तक कि जो आसपास के लोग होते हैं, जो मूलवासी होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे वहाँ पर आदिवासी लोगों को फेस करनी पड़ी थी, उन्हें वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया गया था। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम मूवमेंट दैट इज़ रिलेटेड टू द इंडिया। इंडिया से रिलेटेड है ये हमारा नर्मदा बचाओ मूवमेंट। And next is Kyoto Protocol, that is most important act. Kyoto Protocol, that is most important. Kyoto is a city of Japan, जापान का एक सिटी है क्योटो। तो क्योटो जो प्रोटोकॉल है एक एग्रीमेंट था, इंटरनेशनल एग्रीमेंट था, जो कहाँ पर हुआ था, जापान में हुआ था। किसको लेकर, पर्यावरण को लेकर। आप लोग जानते हैं कि जो ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्री है उन्हीं को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है एक तरह से इन्वायरमेंट को डिग्रेड करने के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। तो देखिए क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, कैसे मतलब जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसने इन्वायरमेंट बचाने का, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात कही। क्योटो प्रोटोकॉल was an international agreement setting target for industrial country to cut their greenhouse gas emissions। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल एक्ट एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है एक अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट हुआ था, सेटिंग टारगेट फॉर इंडस्ट्रियल कंट्री। कहते कि इस एग्रीमेंट में इंडस्ट्रियल कंट्रीज के लिए, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्री थे ज़्यादातर, जहाँ पर औद्योगिक विकास ज़्यादा था, उनके लिए मतलब एक टारगेट डिसाइड किया गया, कट देयर ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। यानी कि जो ग्रीन हाउस गैस जो ये कंट्री प्रोड्यूस करते हैं, इंडस्ट्रियल कंट्री, वो उसको कट करे, उसको कम करे, ऐसा वहाँ पर डिसीजन लिया गया था। Certain gases like carbon dioxide, methane, etc. are considered at least responsible for global warming, the rise in global temperature। global warming का मतलब क्या है, rise in global temperature, यानी कि वैश्विक तापन, यानी कि विश्व के तापमान में जो वृद्धि होती जा रही है उसका जो रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, इन गैसों को ही यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, जिसके कारण विश्व का तापन बढ़ने लगा है। विच में हैव टू बी कैट्रोफिक कॉन्सिक्वेंस फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ। कहते हैं कि जिसके कारण मतलब हमारी जो अर्थ है उसके जीवन के ऊपर बहुत बुरे असर पड़े, यानी कि जो लोगों का लाइफ है वो एक तरह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आने लगी है। तो क्योटो प्रोटोकॉल, अब क्योटो क्या है, क्योटो एक प्लेस का नाम है, कहाँ पर है, जापान में। तो ये कहाँ पर हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था जापान के एक सिटी क्योटो के अंदर, तभी इसको नाम दिया गया है क्योटो प्रोटोकॉल। द प्रोटोकॉल वॉज एग्रीड टू इन 1997। दैट क्वेश्चन आल्सो पुट इन 1 मार्क्स की ये जो प्रोटोकॉल एक्ट है वो कब एग्रीड हुआ था, 1997 में, इन क्योटो इन जापान। क्योटो जापान में हुआ था ये, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल सेट ऑन दी UNFCCC, यानी कि UNFCCC जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसके द्वारा जो सिद्धांत बनाए गए थे उसी के आधार पर जो क्योटो प्रोटोकॉल एक्ट है वो एक तरह से मतलब वहां पर एग्रीमेंट हुआ था। तो दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल एक्ट। दैट इज एन इंपॉर्टेंट एक्ट विच हैव टू बी एडवोकेट द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। क्योटो प्रोटोकॉल एक्ट क्या था, वेयर इट वाज साइन, विच ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल दैट हैव टू बी सेट अप। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज रिलेटेड टू क्योटो प्रोटोकॉल एक्ट, दैट इज क्योटो प्रोटोकॉल एक्ट। एंड द नेक्स्ट और द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज यानी कि जो साझा संपत्ति संसाधन होते हैं, कॉमन होते हैं जो सभी के लिए, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। दैट क्वेश्चन हैव टू बी पुट इन 1 मार्क्स मैनी टाइम्स इन एग्जाम। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज का मीनिंग क्या होता है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज रिप्रेजेंट कॉमन प्रॉपर्टी फॉर द ग्रुप, यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो पूरे ग्रुप के लिए कॉमन होती है। पर्टिकुलर एक ग्रुप का उसके ऊपर अधिकार नहीं होता, बल्कि पूरा जो ग्रुप होता है ग्रुप के लिए कॉमन होती है वो पूरी की पूरी, किसी एक इंडिविजुअल के नहीं होके बल्कि पूरे ग्रुप का उसके ऊपर अधिकार होता है। दैट इज कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। The underlying norms have is that member of the group have right and duties with respect to the nature। कहते हैं कि अगर हम बात करें जो नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स के हिसाब से अगर हम बात करें
जो अधिकार और कर्तव्य है ग्रुप के पूरे के अधिकार और कर्तव्य होते हैं कि वो रिस्पेक्ट टू द नेचर, कि वो प्रकृति की रिस्पेक्ट करे, लीव लेवल ऑफ यूज द मेंटेनेंस ऑफ गिवन रिसोर्सेज, यहाँ तक कि जो लेवल ऑफ यूजेज है द मेंटेनेंस ऑफ गिवन रिसोर्सेज, और जो रिसोर्सेज है उनको मेंटेन करके रखे, दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। दैट क्वेश्चन हैव टू बी पुट इन 1 मार्क्स। दैट प्रॉपर्टी विच इज कॉमन टू ऑल द ग्रुप और द not the individual, that is called common property resources. That is most important point, and that is the chapter first that we have to be completed today. Next we will continue next chapter with NCERT solution.